तो भैया जय हिंद। और बहनों जय हिंद। विद्यार्थियों जय हिंद। सब किसी को जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। और लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो पहले स्क्रीन शेयर कर दिया जाए ताकि आप सभी को ये बोर्ड तुरंत प्रदर्शित किया जा सके, है ना। तो ये स्क्रीन शेयर। और स्क्रीन शेयर के साथ साथ हम लोग अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग ने क्या देखा था आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में। तो सिंपली हम लोगों ने कुछ ये समझा था। कहाँ गया भाई? चलो ठीक है, यहाँ से। हाँ, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से हम लोग यहाँ से पढ़ रहे थे, ठीक। फिर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम लोग ने पढ़ा था कि अगर कोई भी प्रोटीन है उसको अगर आप प्यूरिफाई करना चाहते हो, या फिर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको आप प्यूरिफाई करना चाहते हो सेल लाइसेट से, सेल को खत्म करके आप उसमें से सारा एक्सट्रैक्ट निकालोगे। उसमें बहुत सारे प्रोटीन हो सकते हैं, बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, और भी अलग पदार्थ हो सकते हैं। तो आपको उसमें से प्रोटीन आइसोलेट करना है। तो हम लोगों ने कहा था कि उसमें दो फेजेस होंगे। एक मोबाइल फेज होगा जिसमें आपका सेल एक्सट्रैक्ट होगा, और स्टेशनरी फेज होगा जो आपका एक स्टेबल और अनमोबिलाइज्ड फेज होगा, जिसको हम लोग केमिकल बीड्स के नाम से जानते हैं। और ये सेलुलोज से बना होगा, और सेलुलोज में उसमें डीईई मॉलिक्यूल जुड़ा होगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, और ये अनायन एक्सचेंजर की तरह होगा, ठीक है। तो इसी में हम लोग ने बताया था कि इस पॉजिटिव चार्ज से तभी कोई प्रोटीन जुड़ेगा जो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो जैसे हम लोग ने बात की थी कि जीआरएपी डिस जो प्रोटीन है वो इधर से फ्लो कर रहा था ऐसे। तो बहुत सारे प्रोटीन जो नेगेटिवली चार्ज होंगे उसमें सारे ये डीईए के साथ जुड़ जाएंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज नहीं होंगे वो सारे पास हो जाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज के भी बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, उसके स्ट्रेंथ के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी, किसका कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है। जिसका जितना ज्यादा अच्छा स्ट्रेंथ होगा वो डीईए के साथ बाइंड कर जाएगा। उसके बाद से हम लोग ने कहा था कि जब बाइंड कर जाएगा तो सारे प्रोटीन जो आपका फ्लो थ्रू में निकलेगा उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। और अगर आप उसको स्पेक्ट्रोमेट्री भी देखेंगे तो उसका प्रोटीन का कंसंट्रेशन और आपको ग्राफ एकदम पीक पे मिलेगा और अच्छा मिलेगा। लेकिन यहीं पे अगर आप देखेंगे उसके बाद से, लेकिन उसके बाद से आपको अपने प्रोटीन को डिटैच करना है इस डीईएई से, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सॉल्टिंग करेंगे। सॉल्टिंग नहीं, उसमें कंप्लीट आप NaCl देंगे, और NaCl देने के बाद से आप क्या करते हैं, इतना ज्यादा कंसंट्रेशन अलग अलग ग्रेडियंट पे बढ़ाते हैं जिसकी वजह से फाइनली सारा का सारा जो आपका प्रोटीन होगा, जीआरएपी प्रोटीन, वो सारा बह जाएगा, और फाइनली आपको दिखेगा कि यहाँ पे डीईई के साथ क्लोरीन मिल गया और जीआरएपी प्रोटीन बाहर निकल गया। मैंने जीआरएपी प्रोटीन का एग्जांपल एक आपको दिया था। तो ये इस बेसिस पे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे जो सेपरेशन देख रहे हैं वो सॉलिड और लिक्विड फेज में देख रहे हैं। अगर आप सेपरेशन देखेंगे तो सॉलिड सॉलिड, या फिर गैस सॉलिड गैस फेज में भी देख सकते हैं। उसका हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसमें देख रहे हैं कि एक फेज लिक्विड था, एक फेज सॉलिड था। तो ये सॉलिड लिक्विड फेज था। तो सॉलिड कभी भी लिक्विड के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट मतलब कांटेक्ट में जाएगा तो उसमें एड्जॉर्प्शन होगा, रिटेंशन होगा, रिजोल्यूशन होगा, पार्टीशन होगा। तो जितना ज्यादा एड्जॉर्प्शन होगा उतना ज्यादा उसकी शक्ति बढ़ेगी कि वो कोई भी लिक्विड पार्टिकल या कोई मॉलिक्यूल लिक्विड में उस सॉलिड पार्टिकल से जुड़ा रहे। तो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल क्या था, हमारा सेलुलोज का बीड्स था, ठीक है, अलॉन्ग विद डीई मॉलिक्यूल। दिस इज ऑल अबाउट क्या, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, एकदम एंड तक देखते रहना। कोई डाउट होगा तो फिर पूछ लेना। और इस प्ले लिस्ट के एंड में आपको मिलेगा इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो CSIR, JRF और जीजी बिल्स में या फिर गेट में पूछे गए हैं। उस पर हम लोग जाके खोजेंगे क्वेश्चंस और फिर उसको सॉल्व करेंगे। देखो, आज का जो टॉपिक है वो है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। देखो, एफिनिटी का मतलब क्या हुआ, चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता। मतलब जिसकी जितनी चाहत जिस चीज के लिए, वो उसको उतने पाने की कोशिश करेगा। अब तुम्हारे मन में चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता, इसका मतलब आपके दिमाग में कुछ हीरो हीरोइन वाले ख्याल आए होंगे। और जिसके भी दिमाग में APJ अब्दुल वाले ख्याल आए होंगे तो बढ़िया है। मतलब उनकी चाहत थी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है।
और फाइनली उस सब्जेक्ट की अपनी महारत की और उन्होंने बड़ा अच्छा अचीवमेंट लिया अपने लाइफ में। तो चाहत जरूरी है, जिसकी जितनी चाहत उसकी उतनी बॉन्डिंग अच्छी होगी, ठीक। यहाँ पे हम लोग फिर से कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं, ये हमारा कॉलम हो गया। यहाँ पे एक हम लोग फेज लेंगे जिसको हम लोग कहते हैं, कौन सा फेज, उसको हम लोग कहेंगे स्टेशनरी फेज, जो यहाँ पे फिक्स रहेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ से ये कर्व रहता है, ऐसे हम लोग कर्व बना देते हैं, चलो ठीक है, ये स्टेशनरी फेज है। और स्टेशनरी फेज में हमारे पास ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। और एक मोबाइल फेज होगा, ये हमारा मोबाइल फेज है। और इस मोबाइल फेज में हमारा सेल लाइट सेट है, ठीक है। मोबाइल फेज है, और इस मोबाइल फेज में हमारा सेल लाइट है, और ये हमारा स्टेशनरी फेज है। तो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस पे ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एफिनिटी। तो इस स्टेशनरी फेज में जो भी बीट्स होंगे, सेफ्रोज बीट्स हम लोग यूज करते हैं एक्चुअली, सेफ्रोज बीट्स। तो जो भी सेफ्रोज बीट्स होंगी, इसकी एफिनिटी किसी खास प्रोटीन के लिए ज्यादा हो सकती है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग एक उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। हम्म, अच्छा, उदाहरण मैं आपको बाद में देता हूँ थोड़ा। इसके एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की जो खोज की गई थी, वो ए विल हेल्प ने की थी, ठीक है। तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और इन्होंने जिस जमाने में किया था, उस जमाने की एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी और आज के जमाने की एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट हमारा पूरा का पूरा सेम ही है, ठीक। तो यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज है, इसको हम लोग एक्चुअली में, आपको कहीं कहीं किताबों में ये मैट्रिक्स भी मिल जाएगा। और मैट्रिक्स के नाम पे, अब इसको मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, एक्टिवेटेड करते हैं, ठीक है, एक्टिवेट करते हैं। और इस मैट्रिक्स को एक्टिवेट करने का अर्थ क्या होता है कि देखो, कोई एक मॉलिक्यूल है जिसको आपको बाइंड करना है, वो तभी जाके एक्टिवेट होगा जब, वो तभी जाके बाइंड करेगा जब इस सेफ्रोज बीट पे कुछ आप ऐसा मॉलिक्यूल दो जो उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, जो उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो मैट्रिक्स पे हमें कुछ एक्टिवेट करने के लिए कुछ अलग से ऐसे चीजें देनी पड़ती है, जिसमें या तो NH3 का चयन हो, या फिर उसमें OH हो, या फिर COH ग्रुप हो, या फिर एल्डिहाइड ग्रुप हो, या फिर थायोल ग्रुप हो, या फिर क्या, कीटोन ग्रुप हो गया। तो इनमें से कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप हो, तो यहाँ पे इनमें से कोई भी अगर आप इस मैट्रिक्स पे लगा देते हो यहाँ पे, तो ये इजीली जाके बाइंड कर जाएगा। तो सपोज ये मैं हाथ बना रहा हूँ किसका, NH3 का, ठीक है। ये किसका हाथ बना दिया मैंने, NH3। अब मेरा कोई एक्स प्रोटीन है, अब मेरा कोई एक्स प्रोटीन है यहाँ पे। अब इस एक्स प्रोटीन पे अगर मुझे OH ग्रुप मिलेगा, तो क्या ये बाइंड कर पाएगा? या फिर अगर मैं इस सेफ्रोज बीट की जगह पे इस सेफ्रोज बीट पे एक दूसरा हाथ लगाऊं, जिसमें मैं दूंगा COOH, ठीक है। तो इन दोनों ही केस में आपको पता है कि OH किससे ज्यादा रिएक्ट करेगा, COH के साथ, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे, तो दोनों हाथ है यहाँ पे, दोनों हाथ बुला रहे हैं इसको अपने पास आके बंध जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये जाएगा COOH के पास, ठीक है। आई बात समझ? इसका एक हाथ हुआ, और ये हमारा एक्स प्रोटीन हुआ, और यहाँ पे हमारा सेफ्रोजमिड हो गया, ठीक। तो ये जो आपने हाथ अलग से बनाया ना, इसको हम लोग लाइगेंड कह देंगे, क्या कहेंगे, लाइगेंड कहेंगे। और ये लाइगेंड अलग अलग प्रकार का हो सकता है, जिसमें इंपॉर्टेंट आपको ये समझना है कि हम लोग इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ देंगे, जो फंक्शनल ग्रुप किसी खास प्रोटीन के फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो जब उसमें खास फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्टिव होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे
कि जब इसमें कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे इन दोनों के बीच में, कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी पहले इसको आपको एक्टिवेट करना है ना। तो लाइगेंड और सेफरोज के बीच, यहाँ पे जो सेफरोज बीड है ना, यहाँ पे सेफरोज, जो सेफरोज बीड है, इस सेफरोस बीड में और लाइगेंड के बीच में आप क्या बनाओगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाओगे। इस कोवलेंट बॉन्ड को बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि वो डायरेक्टली इसको तोड़े नहीं और टूटे नहीं, और साथ साथ वो जो भी प्रोटीन सेल लाइसेट में है उसमें से किसी खास एक्स प्रोटीन को बाइंड कर सके। ये हमारी सोची समझी प्लान है, ठीक है। आई बात समझ। तो इसके लिए हम लोग जो भी एक्टिवेशन के लिए जो बीट्स में हम लोग मॉलिक्यूल्स लेंगे, उसमें ये कॉन्सेप्ट था कि ये सब हम लोग फंक्शनल ग्रुप जोड़ेंगे। इस फंक्शनल ग्रुप में लाइगेंड्स जो आपके पास होंगे, वो लाइगेंड्स कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे एन हाइड्रोक्सी सक्सिनामाइड, एन हाइड्रोक्सी सक्सिनामाइड। तो एन हाइड्रोक्सी सक्सिनामाइड जो है, इसमें आपको क्या मिलेगा, NHS मिलेगा, ठीक है। इसमें जो रिएक्टिव ग्रुप मिलेगा वो NHS रिएक्टिव ग्रुप मिलेगा। वैसे साइनोजेन होगा, वैसे ही ब्रोमाइड, वैसे ही कार्बोमाइड होगा, ठीक है। कार्बोमाइड, कार्बोमाइड में क्या मिलेगा आपको, COH रिएक्टिव ग्रुप मिलेगा, और या फिर साइनोजेन ब्रोमाइड, ठीक है। साइनोजेन ब्रोमाइड। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो हम लोग मॉलिक्यूल जो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे NHS हुआ, COH हुआ, या फिर CBr हुआ, CNBr होगी, ये सारे जो हुए ना, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है, या फिर आप यूं कह लें इसको, ये हमारे लाइगेंड है, जो जो किसके साथ बाइंड करेंगे, जो सेफरोस बीड के साथ, जो सेफरोस बीड के साथ क्या करते हैं, बंधन बनाएंगे, ठीक है। बंधन, ठीक है, बंधन बना लिया, ठीक है, बना, ठीक है, हो गया। चलो इंग्लिश पे और हिंदी पे ध्यान मत दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है, बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, स्टेशनरी फेज में आपने एक सेफ्रोज बीड लिया, और ये सेफ्रोज बीड्स और कुछ नहीं, बस सेलुलोज और एग्रोज का बना होगा, ठीक है। ये किसका बना होगा, सेफ्रोज बीड जो है, यहाँ लिख देते हैं साफ साफ, सेलुलोज प्लस एग्रोज, ठीक है। ये बना देगा क्या आपका, सेफ्रोज बीड। तो ये सेफ्रोज बीड अभी इनएक्टिवेटेड था, जब तक इसके पास कोई ऐसा हाथ नहीं है जो किसी प्रोटीन को साथ, जो हमारे स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ जुड़ सके, है ना। तो इसमें अलग अलग प्रकार के आपको हाथ मिल जाएंगे, NH3OH, COH और COS, SH और कार्बोनाइल ग्रुप, ये सारे हाथ मिलेंगे इसके। एक्चुअली में ये सिर्फ नहीं मिलेगा, ये इस बड़े बड़े कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलेंगे, या एन हाइड्रोक्सी सक्सिनामाइड, कार्बोमाइड और साइनोजाइन ब्रोमाइड के फॉर्म में मिलेंगे। तो आप उसको हाथ दोगे, और हाथ क्या करेगा, दूसरे हाथ के साथ वो हाथ बंधन बनाएगा, ठीक है। और ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, जिसके लिए आपको ऐसा बॉन्ड बनाना है जो बहुत ज्यादा मजबूत है, वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक। तो लाइगेंड को सेफ्रोज बीड के साथ आपने जोड़ने के लिए, लाइगेंड को जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको सेफ्रोज बीड के साथ जोड़ने के लिए आपने कोवेलेंट बॉन्ड का इस्तेमाल किया। फाइनली ये क्या करेगा, दूसरे हमारे एक्स प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, जो कि एक्स प्रोटीन में खास तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप हो जो कि इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि किसकी रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, तो हमें वो प्रोटीन के बारे में थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग उस तरह का खास एक्टिवेटेड फंक्शन एग्रोस बीट्स बना देंगे। तो ये यही एक इम्पोर्टेंट चीज थी इसमें जो आपको थोड़ा समझना था, ठीक है। तो एक्टिवेशन हो गया, और एक्टिवेशन के बाद से अब हम लोग इसको थोड़ी कहानी के तौर पे एक बार समझ लेते हैं कि ये हमारा कॉलम था,
और इस कॉलम में हमारे पास, सॉरी थोड़ी डायग्राम्स की कमी हो रही है। डायग्राम्स अच्छे बनेंगे कुछ दिनों के बाद, ठीक है, क्योंकि कुछ दिनों में मैं पढ़ाते पढ़ाते बताते बताते थोड़ा सीख जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास छोटे छोटे हाथ है ना, छोटे छोटे हाथ है। और ये छोटे छोटे हाथ कुछ इस तरह से हो सकते हैं, देखो, ये इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है ना, ये इधर हो सकता है ऐसे। तो इसके प्रॉपर्टी क्या है, ये सेफ्रोज बीड बन जाने की वजह से इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। ये एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड बीड्स है ना, एक्टिवेटेड सेफ्रोज बीड्स के बन जाने का इसका इफेक्ट्स, सॉरी, इफेक्ट्स ऑफ एक्टिवेटेड बीड्स। तो पहला इफेक्ट जो मेरे ख्याल में ये होगा कि जैसे अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल जो आप स्पेसिफिकली मॉलिक्यूल चाहते थे कि यहाँ पे आके बाइंड करें, वो हमारा मॉलिक्यूल, हमारा प्रोटीन ये है सपोज, ये हमारा प्रोटीन है और ये सारे प्रोटीन्स हैं। हालांकि इसकी साइज छोटी बनानी चाहिए मुझे, ताकि ये पास हो सके ना। ये प्रोटीन्स है ना, ये प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स है। तो हो सकता है कि ये इसके साथ जाके यहाँ पे बाइंड कर जाए, यहाँ पे बाइंड कर जाए। और इसमें बाइंड करने वाला जो हैंड होगा उसके पास अपना खास एक हैंड होगा, ठीक है। यहाँ पे ये रिएक्टिव ग्रुप होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे आके ऐसे ये बाइंड कर चुका है, ठीक है। तो बाइंड करने जाने के बाद क्या होगा ना, ये जब बाइंड भी कर जाएगा तो फिर जब अगर ये टूटेगा ना, जब आप इसको इसका जब पीएच चेंज करोगे आप, पीएच चेंज करोगे कब, इल्यूशन के टाइम में, ठीक है। कब, इल्यूशन के टाइम में जब आप उसको पीएच चेंज करोगे, इल्यूशन मतलब कि जब आपने अपने प्रोटीन को सेपरेट करना है, ठीक है। तो पहले आपने पहले स्टेज में क्या किया, पहले स्टेज में, ये हमारा पहला स्टेज, ठीक है। पहले स्टेज में आपने क्या किया, सारा सेल लाइसेट डाला। और उस सारे सेल लाइसेट में क्या था, देखो, ये स्मॉल स्मॉल ये प्रोटीन भी थे, ये सारे प्रोटीन भी थे जो पर्पल कलर में, और ये रेड प्रोटीन भी थे जो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे प्रोटीन्स थे, लेकिन सारे के सारे प्रोटीन फिर यहाँ से पास हो जाएंगे, ये रेड वाले पास हो जाएंगे, ये पर्पल वाले पास हो जाएंगे। और ये सारे के सारे प्रोटीन जब पास हो जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ फाइनली आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बचेगा ये, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको बचेगा ये हमारे कौन से कलर है भाई, ये ऑरेंज, नहीं ऑरेंज नहीं, ठीक है। तो आपको कलर के बारे में मुझसे ज़्यादा पता होगा, ऑरेंज ही है, ठीक। तो ऑरेंज वाले प्रोटीन्स बच जाएंगे और बाकी सारे ये निकल जाएंगे। तो जब आप इसका रीडिंग लोगे ना, तो आपको ग्राफ 280 डिग्री सेल्सियस पे, 280 डिग्री सेल्सियस नहीं रहे, 280 नैनोमीटर पे, ठीक है। 280 नैनोमीटर पे आपको एकदम मस्त पीक ऐसे बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको ये बताता है कि इसमें प्रोटीन है, लेकिन जो आपको अपना प्रोटीन चाहिए था, ये वो प्रोटीन नहीं है जो आपको चाहिए था, वो अभी भी इसमें बाइंडेड है, ठीक है। ठीक, हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपका भी प्रोटीन हो, बट इसमें ज्यादा अनवांटेड प्रोटीन है, अनवांटेड प्रोटीन। लेकिन पीक बहुत अच्छी है ये, ठीक है। और ये कहाँ चेक करोगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। उसके बाद से आप थोड़ा थोड़ा पीएच चेंज करके इल्यूशन करोगे तो पहला वॉश आएगा, ये तो वेस्ट हो गया, वो वॉश थ्रू। तो सेकंड में अगर आप जो देखोगे, तो सेकंड जब वॉश करोगे आप यहाँ पे, तो सेकंड वॉश करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से डायग्राम बनाते हैं हम लोग। और डायग्राम बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो आप अगुताएंगे नहीं। अगुताना मतलब होता है बेचैन नहीं होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे इसके, ये लाइगेंड है, ठीक है, ये लाइगेंड है बेटा। ये हम लोग अफेक्ट देखें लाइगेंड का इफेक्ट क्या है, हम लोग का पॉइंट वही है। लेकिन एंड में मैं बताऊंगा कि लाइगेंड का इफेक्ट क्या पड़ सकता है, ठीक है? और ये हमारा येलो वाला प्रोटीन, ठीक। तो ये येलो वाला प्रोटीन है, यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे कहीं है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ पे प्रोटीन है। और कुछ प्रोटीन्स क्या होंगे, जैसे चेंज होने के बाद से क्या होगा, आ जाएगा नीचे यहाँ पे, ठीक। जैसे जैसे आप उसका पीएच चेंज करोगे तो ध्यान देना कि यहाँ पे ये बाइंडेड तो था, लेकिन दिक्कत तब आ गई जब हमारा हमें जब प्रोटीन चाहिए था, लेकिन इस प्रोटीन के साथ साथ आप ध्यान देना, बीड्स तो नहीं आएगा, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ हो सकता है कि ये हमारा लाइगेंड भी आ गया, है ना। तो ये अफेक्ट हो सकता है कि हमें हमें चाहिए तो था, हमें चाहिए था क्या, हमें चाहिए था सिर्फ प्रोटीन, लेकिन वॉश करने की वजह से जब हम लोग उसको जब पीएच चेंज करेंगे और
तेजी से इसको बहुत अलग अलग प्रेशर पे वॉश कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली प्रेशर हम लोग कम ही रखेंगे। और जो इसको वॉश करेंगे हम लोग, उसके उसके पीएच चेंज करने की वजह से करेंगे। जैसे आप अलग से आप वैसे कंसंट्रेशन का फंक्शनल ग्रुप दोगे जो कि इसको हटा दे, है ना। तो ठीक है, Na+ जैसे Cl-, तो ये सब। तो इसके अलावा भी जैसे आप OH वाला कुछ दे सकते हो, CO-, या फिर NH2+, ऐसा कुछ दे सकते हो जो कि इसको जाके रिप्लेस कर देगा, ठीक। मुद्दा ये था ना कि यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन को थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो प्रोटीन जो आपका बड़ा है, उसके साथ साथ आपको लाइगेंड भी मिल जाएगा। फाइनली आप पीएच बढ़ाते जाओगे, पीएच बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते 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 बहुत ज्यादा। आपने एक बार लिया, फिर दूसरी बार भी आप लोगे दूसरे कंटेनर में, और दूसरे ट्यूब में जब आप लोगे, कंटेनर बोल रहा हूँ, दूसरे ट्यूब में जब आप लोगे, तो यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं कि फ्री आपके प्रोटीन्स हो, और हो सकते हैं कुछ लाइगेंड के साथ हो, ठीक है। तो फाइनली आपका यहाँ पे सारा प्रोटीन आ जाएगा। सम विल बी विद द ligand and some will be without the ligand, so you have to take care about the purified product of the protein. It will be contaminated. तो ये पहला इफेक्ट हुआ, ठीक है, कंटामिनेटेड। तो हो सकता है कि ये कंटामिनेटेड हो जाए, या फिर हो सकता है ये कंटामिनेटेड नहीं हो, ठीक है। तो ये पहला हो सकता है, ये कंटामिनेटेड होगा, हो सकता है, ठीक। हो सकता है कि ये प्रोटीन में नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग कर ले। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द बिट। तो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग भी कर सकते हैं, नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग। जब मेरे पास इतना सारा स्पेस है तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग कर सकते हैं। नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग के बाद वो क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि उस रिएक्टिव मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करने की वजह से उसका, किसका, सेफरोस बीड का स्ट्रक्चर बदल सकता है ना। बीड्स स्ट्रक्चर में अल्टर, है ना, बीड स्ट्रक्चर में अल्टर हो गया। ये सारे इफेक्ट्स थे जो कि हो सकता है कि इसके कारण हो जाएगा। अब बात हुई कि आपने सब तो निकाल लिए, कुछ हो सकता है कि लाइगेंड उसमें बीट्स में भी बचे रह जाएंगे, लेकिन अब आपको इसको स्टोर भी करना है। और स्टोर करने के समय में आपके पास इसमें बिल्कुल भी किसी तरह का प्रोटीन नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसमें सेलुलोज एग्रोज का जो बीट्स होता है वही होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पूरी तरह से इसको अच्छे से वॉश करना पड़ता है, और वॉश करने के साथ आप ये भी इंश्योर करेंगे कि इसमें कोई लाइगेंड भी नहीं हो, ताकि ये अपनी प्रॉपर अवस्था में बना रहे। तो इसको इसको स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टोर करने के लिए हम देखो, इसको स्टोर करने के लिए हम लोग इसको कम से कम 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखेंगे। इसको फ्रीज नहीं करेंगे, नो फ्रीज, ओके, नो फ्रीजिंग, फ्रीज नहीं करना है इसको। और इसके इसमें हम लोग एक केमिकल डाल देंगे ताकि ये ज्यादा दिन तक स्टोर रहे। और केमिकल हम लोग, ठीक है, ये अगर आपको बहुत ज्यादा दिन तक इसको स्टोर रखना है तो हम लोग थियो मिर्सिल ये केमिकल देंगे। ये क्या है, थियो थियो मर्सल केमिकल में हम लोग इसको स्टोर करेंगे। तो ये हो सकती, तो होप सो कि यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होगी। अगर हम लोग एक उदाहरण के तौर पे देखें, जो मैं आपको बताना चाहता था, इम्पोर्टेंट चीज, वो अभी दिखा रहा हूँ। कहाँ गया। हम्म, ये एक इमेज है, इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे, जो जो भी हम लोग ने पढ़ा, और यही चीज आपको समझ आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे इसने दिखाया है क्या, यही ग्राफ है ना, हाँ यही ग्राफ है। तो यहाँ पे इसने दिखाया कि इलस्ट्रेशन ऑफ द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, सॉरी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का आ गया। जस्ट ए मिनट वेट, मैं देख रहा था ये वाला ग्राफ, सॉरी मुझे दूसरा फोटो लेना था और मैंने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का ले लिया। तो इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं, और आपसे निवेदन है कि थोड़ा आप सब्र बना के रखें, क्योंकि मैं ये वीडियो को एडिट नहीं कर रहा, डायरेक्टली मैं ऐसे अपलोड कर रहा हूँ।
जस्ट ए सेकंड, जस्ट ए सेकंड, जस्ट ए सेकंड मतलब ये हो गया, हो गया, हो गया बस। आपके सब्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी। आ जाओ भाई, बच्चे वेट कर रहे हैं, ये आ ही नहीं रहा, कहाँ गया? हम्म, आ गया, आ गया, आ गया, चलो चलो चलो, हो गया एकदम, सब रेडी हो जाओ, कंसंट्रेट करो यहाँ पे। ये रहा फोटो, तो ये रहा INX, सॉरी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का एक फॉर्म, एक फोटो, ठीक है, जिसमें हम लोग अभी सोचे समझेंगे। हम लोग ने तीन स्टेप देखा ना बेटा, हम लोग ने तीन स्टेप कौन कौन से देखे? पहला तो हम लोग उसको प्यूरिफाई कर रहे थे, मतलब पहला हम लोग ने सारा सेल लाइसेट डाला, तो जब हम लोग सारा सेल लाइसेट डालेंगे ना, तो इस तरह का आपको बैंड दिखेगा यहाँ पे, 280 नैनोमीटर पे एकदम अच्छी सी पीक बैंड दिखेगी। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे आप बी सेक्शन यहाँ देख रहे हो, तो बी सेक्शन क्या बता रहा है कि आप ना जब आप उसको इल्यूट कर रहे हो, तो उसमें कुछ कंटामिनेटिंग प्रोटीन इल्यूट हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे आप देखोगे, तो बी सेक्शन ये बताता है कि जब आप इसको यहाँ से, इसमें से, सॉरी, चलो, तो जब इसमें से यहाँ पे, अब मैं बीट कलर ब्लैक कलर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीट से आप इल्यूट कर रहे थे, तो हो सकता है कि जो आपके प्रोटीन्स थे, प्रोटीन्स में आपके क्या हो गया, कंटामिनेशन आ गया, ठीक है। ये वाइट मिट कर रहा है, तो यहाँ पे आना चाहिए ग्रीन प्रोटीन ओनली, लेकिन ग्रीन प्रोटीन के साथ साथ आपको क्या मिल गया, रेड प्रोटीन भी मिल जाएगा, ठीक। तो ये कंटामिनेशन हो सकता है, और रेड प्रोटीन के अलावा आपको लाइगेंड भी मिल सकता है, ठीक। तो ये सारा कंटेमिनेशन मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको पीक क्या दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे उच्च, थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। नो, जैसे ही आप उसको फाइनली थोड़ा थोड़ा, जब आपने सेल लाइसेट जब पार किया, तो सेल लाइसेट जो बाइंड करनी थी वो बाइंड कर चुकी थी। ये वाला डायग्राम देखो, जो बाइंड करनी थी वो इस वाले डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में यहाँ पे बाइंड कर चुकी थी। कुछ कुछ यहाँ पे आपके जो भी वेस्ट थे, वो सारे वेस्ट प्रोटीन्स निकल गए, तो उसके लिए ये पीक मिला, और वो धीरे धीरे निकल रहे थे, तो ये कंटिन्यूस पीक मिला। उसके बाद से आपको कोई भी पीक नहीं मिलेगा प्रोटीन में, क्योंकि आपने सारे जो वेस्ट प्रोटीन थे वो निकल चुके थे। फाइनली अब जब आप इल्यूट करोगे सी सेक्शन में, जब आप इसको इल्यूट करोगे, तो इल्यूट करने के टाइम में आप NaCl की कंसेंट्रेशन ऐसे बढ़ाते चले जाओगे, और उसमें पीएच चेंज करोगे, और दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स दोगे, ताकि वो हमारा हमारा जो ये प्रोटीन है, यहाँ पे आप अपना पीएच चेंज कर रहे थे, पीएच चेंज करते करते अपने बहुत चेंज किया, ताकि हमारा जो प्रोटीन है वो निकल जाए। तो कुछ प्रोटीन आपको लाइगेंड के साथ भी आ सकते हैं, और कुछ प्रोटीन आपको बिना लाइगेंड के भी साथ आ सकते हैं। तो यही आपका स्पेसिफिक प्रोटीन था, और इसी स्पेसिफिक प्रोटीन का आपका पीक अच्छा खासा यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये आपको बैंड मिलेगा जब आप उसको वेस्टर्न ब्लॉट पे हम्म, चलाओगे तो, ठीक है। अब वेस्टर्न ब्लॉट पे चलाने से पहले आपको उसके लिए एंटीबॉडी वगैरह ढूंढनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि अगर आपके मन में कोई डाउट हो, पूछ सकते हो। और मुझे लगता है कि यहाँ तक हम लोग ने सारी चीज़ें कवर कर ली। और हम्म, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके पेशेंस के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट, शेयर और लाइक करते रहें।